नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। ये सेट 16 है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ का अगला टेस्ट है। इस टेस्ट का स्तर जो था ये मध्यम से कठिन स्तर तक का था, इसलिए मार्क्स इसमें कम बने होंगे। बहुत कम ही बच्चे होंगे जिनके अच्छे मार्क्स आए होंगे। एक चीज़ और है, जितने भी टेस्ट अभी तक मैंने करवाए हैं, आज 16वां टेस्ट हो गया है। इसको रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिएगा। 16 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 150 से। इतने एमसीक्यू हैं आपके पास में, तो अगर आप उसको भी रिवाइज करते हैं तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी आपकी, बहुत बड़ा हिस्सा तैयार हो जाएगा। इसलिए कृपया करके जितने पहले के टेस्ट हैं उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, और जो लोग भी टेस्ट को सीरियसली नहीं ले रहे हैं उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि अभी भी समय है, आप टेस्ट को सीरियसली लीजिए और इसको रिवीजन कीजिए सही से, तो सही रहेगा आपके लिए, बहुत मददगार होगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस जनजातीय आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने रामझुंड राम की सेना का गठन किया था? तो यह कोया विद्रोह था, कोया विद्रोह। इसके दौरान आंदोलनकारियों ने राम की सेना का गठन किया था। यह वर्तमान के आंध्र प्रदेश राज्य में गोदावरी जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर यह विद्रोह हुआ था 1889 से 1880 के बीच, 1879 से 1880 के बीच में। ठीक है, 1857 के विद्रोह को किसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू मुसलमान की षड्यंत्र की उपमा दी थी? तो ऐसा काम कौन कर सकते हैं? आउटरम और टेलर हैं, जिन्होंने बोला था कि ये हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र था ईसाई के खिलाफ। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ईसाई के खिलाफ, यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ ये हिंदू मुस्लिम विद्रोह कर रहे थे। हर चीज़ को धर्म का एंगल देना हमेशा दुश्मनों का काम रहा है, इस देश के दुश्मनों का काम रहा है। आज भी जो हर चीज़ को धर्म का एंगल दे देते हैं, समझ जाइएगा कि अपने कुकर्म को छुपाना चाहते हैं उसके पीछे। घटनाओं को कालक्रम के अनुसार से व्यवस्थित कीजिए। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, रॉलेट एक्ट, हिंदू महासभा की स्थापना, लखनऊ समझौता। ओके, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट क्या वो सबसे पहले हो जाएगा? 1899। रॉलेट एक्ट 1919, हिंदू महासभा 1915, लखनऊ समझौता 1916। अब इसको लगा लीजिए, 1, 3, 4 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत निम्नलिखित में किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था 1802 ईस्वी में। सूरत की संधि 1775, पुरंदर 1776, सलवाई 1782। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, पंडित रमाबाई, राजा राम मोहन राय, ताराबाई शिंदे। ब्रह्म समाज की स्थापना, स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक की रचना, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, आर्य महिला समाज की स्थापना। इसको मैच करना है आपको, बी हो जाएगा 1 का 3। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो हैं यह विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दे रहे थे। बी का 4 हो जाएगा पंडित रमाबाई जो हैं आर्य महिला समाज। कैसे याद रखेंगे? राम को आर्य भी कहा जाता है। आर्य, आर्य का मतलब प्रजाति नहीं है, आर्य का मतलब होता है प्योर। ठीक है, क्या होता है आर्य का मतलब? प्योर होता है। ये आर्य वो वाले आर्य नहीं है जो आर्य अनार्य को लेकर आज भी अपने देश के लोग लड़ रहे हैं, वो वाला नहीं है। आर्य का मतलब प्योर होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, आराम आर्य हैं, तो यानी कि आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई। राजा राम मोहन राय जी का नाम क्या आ जाएगा भाई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। और ताराबाई शिंदे जो हैं इन्होंने किताब लिखा, स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक की रचना की। मैंने नहीं पढ़ा है, पढ़ूंगा ज़रूर इस किताब को कभी न कभी। कुछ दिन पहले ही जो सेल चला था फ्लिपकार्ट अमेजन पर, तो उसमें से 15 किताबें मैंने मंगाई, लेकिन एक भी नहीं पढ़ पाया हूँ। अभी पीटी के बाद शायद पढ़ना हो पाएगा। नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात में यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों को खाद्य फसलों के बजाय नील की खेती करने के लिए बाध्य किया। नवंबर 1860 में ब्रिटिश सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील की खेती करने हेतु मजबूर करना अवैध है। कौन सा कथन गलत है यहाँ पर? तो पहला कथन यहाँ पर गलत है। गुजरात नहीं, बंगाल में यूरोपीय बागान मालिकों को खाद्य फसलों की जगह पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया। बाकी दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल 100% सही है, पहला वाला गलत है यहाँ पर। ठीक है,
नील की खेती जब से भारत में बाई फोर्स लागू किया गया, बहुत सारे जगहों पर लागू किया गया था, चंपारण नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में, तो उसके पश्चात से देश में अकाल बहुत ज़्यादा होने लग गए। क्यों भाई? अकाल का मतलब क्या होता है? अकाल का मतलब सूखा, बारिश नहीं होना ही नहीं होता है। जैसे इस बार के उत्तर बिहार के रीजन में बारिश नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मतलब हम लोगों के घर के तरफ में दरभंगा ज़िले की तो ऐसी स्थिति हो गई है कि तालाब तक सूखने लग गए हैं, कुआं तक सूखने लग गया। लोग जो अपने जानवरों के लिए पानी रखते हैं, तालाब वगैरह में ले जाते उसको नहलाने के लिए, सोचिए ज़रा उस हद का सूखा पड़ रहा है कि उन जानवरों के लिए पानी तक मुश्किल हो गया है। क्या उसको अकाल बोलेंगे? नहीं, अकाल तब बोला जाता है जब खेती भी ना हो पाए। लेकिन हमारे यहाँ इस बार भी खेती हो रहा है। पूछिए कैसे? नहरों की सिंचाई के माध्यम से कोसी का पानी गांव-गांव तक पहुंच जाता है और आसानी से खेती हो रही है। अकाल क्यों होने लग गए? क्योंकि नील को आप खा नहीं सकते हैं। तो जो थोड़ा बहुत चावल, धान, गेहूं का उत्पादन होता था वो भी बंद हो गया नील की खेती के कारण से। खाद्य पदार्थों की कमी हो गई। इसके कारण से मानव जन्य अकाल जो है, बहुत सारे आयोग बने हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए पढ़ना होता है। अकाल कमीशन बहुत सारे गठित किए गए हैं, तो वो आपको हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए पढ़ना पड़ता है। उसमें एक कारण ये जो है कैश क्रॉप बहुत ज़्यादा खेती के लिए दबाव डाला गया, ये भी एक कारण पढ़ा जाता है। ठीक है, निम्न से कौन सी घटना लॉर्ड लिनिथिगो के कार्यकाल से संबंधित नहीं है? तो कैबिनेट मिशन जो है ये लॉर्ड लिनिथिगो के कार्यकाल से संबंधित नहीं है। कैबिनेट मिशन लॉर्ड वेवेल के काल में आया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। सर्वप्रथम बार किस स्थान पर कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ था? तो फैजपुर अधिवेशन है, फैजपुर अधिवेशन, जहां जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। तो बंगाल में है ये जगह, तो वहीं पर पहली बार गांव में कोई अधिवेशन हुआ था। अगला सवाल है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में गलत कथन को चुनना है। रैयतवाड़ी, आज के बाद कभी जीवन में भूल गए तो मेरा नाम बदल देना आप। रैयत का मतलब होता है खेतिहर, किसान। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी सरकार ने जमींदारी व्यवस्था में जो बिचौलिया एक जमींदार को बनाया था, यहाँ पर वो किसानों के साथ डायरेक्ट डील में इन्वॉल्व है। और क्या करेगी? वो किसानों से अंग्रेजी सरकार डायरेक्ट जो है वह टैक्स वसूलेगी। यानी कि बिचौलिया यहाँ पर कोई भी नहीं है। आपने जितना उत्पादन किया उसका कुछ हिस्सा राजस्व में यहाँ पर जमा कर दीजिए। तो ये रैयतवाड़ी कहलाता है। एक दूसरा है महालवाड़ी। महालवाड़ी में क्या है भाई? महाल का मतलब होता है गांव, वारी का मतलब गांव के साथ समझौता। महाल पूरे गांव से हमें 100 रुपया का टैक्स उत्पादन करना है, 100 रुपया टैक्स जमा करना है, कलेक्ट करना है, तो पूरा गांव दे देगा। अब गांव पर में लगा दिया गया है तो नो मैटर कि गांव के किस व्यक्ति ने कितना दिया है, गांव अपना मैनेज करके किसी भी तरह से दे देता था। हॉल्ट मैकेंजी का इससे नाम जुड़ता है। एक तीसरी व्यवस्था है जिसको कहा जाता है जमींदारी। ये सबसे विवादित रही है। इसको अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है, अस्थाई बंदोबस्त भी कहा है। तो बहुत सारे नाम हैं इसके। सूर्यास्त कानून भी, अभी आज ही मैंने चर्चा किया था इसका मॉडर्न हिस्ट्री के MCQ के दौरान। इसमें 3 लेयर थे। एक थी अंग्रेजी सरकार, एक बीच में था जमींदार जो भारतीय था और भारतीय खून चूसता था ये आदमी, और तीसरा होता था किसान। इसने ज़मींदार को बोला कि मुझे 100 रुपया तुम टैक्स वसूल के दो, नो मैटर उसके आगे तुम 200 वसूलो, 300 वसूलो, 500 वसूलो, हमें मतलब नहीं है। तब किसान के ऊपर में दोहरी भार पड़ेगी। ठीक है, ज़मीन भी इस ज़मींदार के नाम कर दिया गया। इसके कारण से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सही माना जाता था, महालवाड़ी को भी सही माना जाता था। लेकिन ये जो है व्यवस्था ज़मींदारी परमानेंट सेटलमेंट, इसको सबसे ख़राब माना जाता था। और यह कहाँ पर लागू होगा? तो बिहार बंगाल के रीजन में लागू था। देखिए पहला लाइन क्या है कि इस व्यवस्था को 1792 में थॉमस मुनरो द्वारा विकसित किया गया। 1820 में कर्नल रीड द्वारा इसमें सुधार किया गया था। यह प्रणाली के अनुसार भूमि जोतने वाला बिना किसी जमींदारी भूमिका के सीधी सरकार को राजस्व देता था। तो इसका आंसर क्या हो जाए? गलत कथन को चुनना है। पहला यहाँ पर गलत है। 1792 में कर्नल रीड द्वारा विकसित की गई और 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा इसमें सुधार किया गया, इसीलिए पहला सही है। और इन्हीं दोनों का नाम भी आता है। कर्नल रीड द्वारा विकसित की गई थी और थॉमस मुनरो द्वारा सुधार किया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल 100% सही है, तो गलत पहला हो जाएगा। ठीक है। प्रेस अधिनियम 1792 लॉर्ड वेलेजली, लाइसेंसिंग बिल में 1823 जॉन एडम,
प्रेस अधिनियम 1835 लॉर्ड मेटकॉफ, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तीनों के तीनों सही है। मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इनका टाइम पीरियड जो है वो 1 वर्ष का ही है, लेकिन 1 वर्ष में कुछ ऐसा काम कर गए कि आज तक इनका नाम लिया जाता है, लॉर्ड मेटकॉफ। इसका आंसर सी हो जाएगा। वाईकॉम सत्याग्रह के समय सही कथन को चुनें। 1924 में तमिलनाडु के वाईकॉम में हरिजनों के मंदिर प्रवेश को लेकर के चलाया गया आंदोलन था। तमिलनाडु में चलाया गया था क्या बंधुओं? ईवी रामास्वामी नायकर इस आंदोलन से जुड़े एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तो दूसरा तो सही हो जाएगा। कुछ दिन पहले ही मद्रास हाईकोर्ट का नाम मद्रास ही है। जिस प्रकार से प्रयागराज भले शहर का नाम पड़ गया, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ही नाम है। तो मद्रास हाईकोर्ट का एक फैसला आया जिसमें बताया गया कि हाईकोर्ट ने बोला कि मंदिर में आप जाने से नहीं रोक सकते हैं। उस दौरान मैंने वाईकॉम सत्याग्रह भी पढ़ाया था और यह केरल के त्रावणकोर में चलाया गया था। त्रावणकोर राज्य मेरे हिसाब से हमें पर आरोप लगते हम बिहार के लोगों पर कि हमारे यहाँ पर जातिवाद था। जातिवाद का जो दंश दक्षिण भारत ने झेला है ना, वो उत्तर भारत में आज भी नहीं है और ना तो पास्ट में कभी था। तो जातिवाद का सबसे बड़ा गढ़ था त्रावणकोर। कभी इसके किस्से हम लोग अलग से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक महिला को किस प्रकार से अपमानित किया गया, तो वो सब चीज़ें कभी बाद में पढ़ेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा यहाँ पर सही है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन से कारण 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को बढ़ावा देने के कारणों में शामिल हैं? धार्मिक व सामाजिक कुप्रथाएं, पाश्चात्य संस्कृति का संपर्क, अंग्रेजी शिक्षा में विज्ञान का प्रभाव। तो तीनों के तीनों ही इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो यह लॉर्ड रीडिंग था, जो भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय है। इसका आंसर ए हो जाएगा। एक चीज़ मैं थोड़ा सा रुक करके आपसे पूछूं, क्या आपने इतिहास पढ़ा है किसी भी चैप्टर के? जैसे मौर्य है, तो अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए पढ़ते होंगे ना, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या पहले जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल हुआ करता था, तो सबसे पहला जो इस चैप्टर का टॉपिक होता है ना कि शासक किस जाति के थे, किस जाति के थे। और ये बड़े बड़े इतिहासकार इस पर कमेंट करते हैं। जब आप एक तरफ देश में जातिवाद खत्म करना चाहते हैं तो क्या मायने रखता है कि सम्राट अशोक राजपूत थे, ब्राह्मण थे, बनिया थे, शूद्र थे? क्या मायने रखता है ये? आज तक मुझे समझ में नहीं आया। इतने सारे हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाए भी कुछ दिनों तक, लेकिन कभी भी समझ में ये चीज़ नहीं आया कि क्यों जातियाँ हम ढूंढते हैं शासकों की। हो सकता है मैं अज्ञानी हूँ, मुझे नहीं कारण पता हो, इतिहासकारों को कोई कारण पता हो, लेकिन लॉजिक इसके पीछे आज तक मुझे नहीं मिला। हम क्या जान करके करेंगे कि जो गुप्त वंश के शासक थे वो किस कास्ट के थे? बस वो शासक थे। तो किताबों में आप जातियाँ लिख करके दे रहे हैं, तब आप सोच रहे हैं कि जातिवाद ख़त्म हो जाएगा भारत से, तो कैसे संभव है ये चीज़? फिर आप उनके जाति के आधार पर उनका इवैल्यूएशन करते हैं कि ये फैसला लिया है तो इस जाति का होगा, तो ये फैसला लिया होगा, है ना। तो ये एक बड़ी दुविधा है। जैसे यहाँ पर हमने यहूदी धर्म का ढूंढ लिया एक वायसराय, बहुत खुशी हुई मुझे मिलकर इनसे। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में गैर निष्पादक परिसंपत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में 3 प्रकार की गैर निष्पादक संपत्तियाँ होती हैं। कौन कौन से 3 प्रकार? पहला होता है सब स्टैंडर्ड एसेट्स। ये वे परिसंपत्तियाँ हैं जिनका बकाया भुगतान 90 दिनों से अधिक से लेकिन 12 महीने से कम समय के लिए बकाया है, तो इनको कहा जाता है सब स्टैंडर्ड्स एसेट्स कहा जाता है। बैंकों को इनके लिए प्रावधान करना पड़ता है। जोखिम का स्तर मध्यम होता है इसमें। दूसरा जो है उसको कहा जाता है डाउटफुल एसेट्स, संदिग्ध परिसंपत्तियाँ, ऐसी परिसंपत्ति जिन पर 12 महीने से अधिक समय तक सब स्टैंडर्ड श्रेणी में रहती हैं, इस श्रेणी में रहती हैं, पहले प्रकार के श्रेणी में रहती हैं, उनको कह दिया जाता है डाउटफुल एसेट्स, उनको कहा जाता है। और तीसरा होता है लॉस्ट, विजय माल्या टाइप का। ये वे परिसंपत्तियां जिन्हें बैंक पूरी तरह से वसूल नहीं कर सकता है और इन्हें पूर्ण रूप से हानि मान लिया जाता है, इसी को कहा जाता है लॉस्ट, विजय माल्या टाइप का परिसंपत्ति होता है तीसरा। 3 प्रकार के होते हैं यह गुरु। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP के संबंध में क्या गलत है? इसकी घोषणा 2019 में की गई। इसके अंतर्गत 100 लाख करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं को शामिल है। इस परिणाम केंद्र तथा राज्य सरकार के द्वारा बराबर निवेश किया जाएगा, यही कर दिया न गलत।
यही गलत हो जाएगा। राज्य सरकार इस बराबर का निवेश नहीं करेगी, बल्कि गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसमें अधिक परसेंटेज दिया जाता है। केंद्र सरकार 39% अकेले वहन करती है, जबकि 40% में निजी क्षेत्र निवेश और राज्य दोनों शामिल है। व्यय क्रमशः ऊर्जा में 24.7%, सड़क में 18.7%, शहरी अवसंरचना में 17.1% और रेलवे में 12.1% व्यय किया जाएगा। ये 100 लाख करोड़ का परसेंटेज है। 100 लाख करोड़ में क्या क्या होगा भाई? देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, देश में अवसंरचनाओं का निर्माण करना है, रेल, सड़क, पुल, ये सब चीज़ें बनानी है। इसमें इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सर्वाधिक भारांश किसका होता है? तो खाद्य और पेय पदार्थों का होता है। खाद्य एवं पेय पदार्थ 45.86%, हाउसिंग 10%, ईंधन 6.84% इसमें शामिल होता है। वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के बारे में कौन सा गलत कथन है? इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। इस प्रणाली में इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा प्रदान की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद का गठन किया गया है? बिल्कुल भी नहीं। केंद्रीय वित्त मंत्री महोदय जो होती हैं वह इसकी अध्यक्षता करती हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान में संशोधन करके इसको डाला गया है और 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया। उस समय का हमारे यूपीएससी मेंस के लिए ये सबसे हॉट टॉपिक हुआ था और इसको तैयार करते करते हम परेशान हो गए थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत में निर्यात तत्परता सूचकांक किस संस्था मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। सी इसका आंसर हो जाएगा। डब्ल्यूटीओ के कृषि पर समझौते व्यवस्था के अधीन प्रदान किए जाने वाले घरेलू समर्थन ब्लू बॉक्स क्या होता है? तो किसानों को क्षतिपूर्ति भुगतान के रूप में दी जाने वाली सब्सिडी ब्लू बॉक्स सब्सिडी में शामिल होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके अधीन वह आर्थिक सहायता रखी जाती है जो किसानों को क्षतिपूर्ति भुगतान के रूप में या फिर उत्पादन को सीमित करने के लिए प्रदान की जाती है। इस प्रकार की सहायता पर अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। अकबर द्वारा फसली संवत कब शुरू किया गया था? तो यह 1583 ईस्वी में शुरू किया गया था। 1583 में शुरू किया गया था। संक्षारण के उदाहरण क्या हैं? तो सिल्वर पर काले रंग की परत, अगर आपके चांदी के अंगूठी वगैरह होंगे या कुछ भी होगा तो उस पर देखेंगे हल्का काला रंग का परत चढ़ जाता है। तांबे पर हरे रंग की परत, लोहे पर भूरे रंग की परत। तो ये तीनों के तीनों संक्षारण के उदाहरण हैं। तीनों के तीनों कोरेजन के उदाहरण होते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा बंधुओं। ये तो बहुत आसान सवाल था। कॉमन सेंस सबसे बड़ा सेंस होता है, ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा एग्ज़ाम में, आपके बहुत सारे सवाल हल हो जाएंगे ऐसे ही। ठीक है। हाइड्रोकार्बन के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्न से कौन सा सही है? तो इसका आंसर मेथेन, एथेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन क्या है ये बला? तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन। अब CH3 है, CH4 है, C2H6 हो जाएगा। इस प्रकार से जब जुड़ते हैं तो इनको अलग अलग नाम दे दिया जाता है। इसी को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन आप पढ़ते भी होंगे, 12th के केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? RDX का नाम है साइक्लोनाइट। RDX एक अति विस्फोटक है जिसको साइक्लोनाइट के नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्तर डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। निम्न से कौन सी गैस जल में घुलकर के अम्लीय विलयन बनाती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड है। CO2 + H2O, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है जल में घुल करके। इसका आंसर ए हो जाएगा। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। व्हाट इज़ द मेन यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल? इसका यूज किया जाता है कांच के निक्षारण में, नक्काशी में इसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल पानी में हाइड्रोजन फ्लोराइड का घोल है और इसे HF में निरूपित करते हैं। HF में इसको दिखाया जाता है। पानी में आप क्या कर दीजिए तो फ्लोराइड मिला दीजिए तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बन जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से कांच के निक्षारण में होता है। तेल शोधन में भी उत्प्रेरक के तौर पर, कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है। कैटलिस्ट क्या भला है भाई? कैटलिस्ट है कुछ नहीं, ये किसी भी रिएक्शन को तेज कर देता है
अगर यहाँ पर कैटलिस्ट डाल देंगे तो इस रिएक्शन के मूल प्रकृति को बदले बिना रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है, उसी को कैटलिस्ट कहा जाता है। निम्न से किस एक पेट्रोलियम शोधन उत्पाद का क्वथनांक न्यूनतम है? तो बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है, तो यह पेट्रोल है, इसका आंसर सी हो जाएगा। एलपीजी सिलेंडर मिलाए जाने वाला निम्न से कौन सा एक प्रबल गंध कारक है जिसकी वजह से गैस रिसाव के संसूचन में मदद मिलती है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, एलपीजी जो है ना, इसका वास्तविक कोई गंध नहीं था, लेकिन घर में उपयोग करते हैं तो इसका लीक होने पर भाई पता तो चले, तो इसीलिए इसमें अलग से मिलाया जाता है ताकि इसका तीव्र गंध निकले। जैसे ये लीक होगा बहुत तेज़ गंध फैलती है, तो गंध फैलने के लिए अलग से इसमें मिलाया जाता है, जिसको क्या नाम दिया गया है? एथिल मरकैप्टेन या थायोएथेनॉल कहा जाता है। एथिल मरकैप्टेन कहा जाता है इसको। यह इसीलिए मिलाया जाता है ताकि तेज़ दुर्गंध फैले और हमें पता तो चले कि गैस लीक हो रहा है, वरना इसमें कोई सुगंध या दुर्गंध होता ही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर बी फॉर बम्बई हो जाएगा। पीला बुखार निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? तो यह मच्छर के द्वारा फैलता है। येलो फीवर मॉस्किटो के कारण से फैलता है। डीपीटी का वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के लिए किया जाता है। और शिशुओं को यह ट्राई वैक्सीन जरूर ही लगाया जाता है। बच्चों में अब जन्म के बाद से एक उनका कार्ड मेंटेन किया जाता है जिसमें बहुत सारे टीके होते हैं, समय समय पर डॉक्टर बुला करके उसको इंजेक्शन ठोक के रोने का आनंद लेते हैं। तो वही बहुत ज़रूरी हो गया आजकल के ज़माने में, बचपन से ही इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, क्योंकि कल को अगर वो स्कूल जाएगा तो वहाँ से इन सब चीज़ों को संक्रमण तो होना तय है। तो इसीलिए पहले ही हम शरीर को इस प्रकार से बना देते हैं। सोचिए एक प्योर ब्लड का बच्चा पैदा हुआ जिसके शरीर में हम तरह तरह की इम्प्योरिटीज़ को मिला रहे हैं ताकि वो आगे जा कर के बीमार ना हो। जैसे जैसे पृथ्वी पर समय बीतेगा इन टीकों की लिस्ट बढ़ती जाएगी। ये जो टीका हैं इनका लिस्ट बढ़ता जाएगा। कल को हो सकता है कोविड का टीका भी बचपन से ही लगाया जाए, कोई ऐसा वैक्सीन आ जाए। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एंथोफोबिया निम्नलिखित में किसका डर है? तो यह फूलों तथा पुष्पों का डर होता है। एंथोफोबिया पुष्पों तथा फूलों के विभिन्न भाग जैसे दलपुंज इत्यादि से भय उत्पन्न हो जाता है, इसको कहा जाता है एंथोफोबिया। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें कुछ हंसने की चीज़ नहीं है, बहुत सारे लोग अलग अलग बीमारियों से पीड़ित होते हैं, अलग अलग फोबिया होता है। एआईडीएस जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो आनुवांशिक पदार्थ है तो एक रज्जुक डीएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। एड्स इज कॉज बाय द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV. It is an RNA virus and its genetic material is a single standard RNA. इसका आंसर सी हो जाएगा। हीमोफीलिया, डायबिटीज, रिकेट्स, रिंगवर्म, यहाँ पर मैच करना। हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग डायबिटीज, इंसुलिन नामक हार्मोन की गड़बड़ी रिकेट्स, हीनताजन्य रोग जो होता है या हीनताजन्य किसके कारण? तो रिकेट्स के कारण, विटामिन डी के कारण। और रिंग वर्म जो है यह कवक संक्रमक होता है, कवक के संक्रमण के कारण से होता है। जैसे डायबिटीज़ इंसुलिन के कारण से और हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग के कारण से होता है। और वहीं पर हीनताजन्य रोग जो है ये विटामिन डी के कारण से होता है, रिकेट्स जिसको कहा जाता है। और रिंग वर्म कवक का संक्रमण है। या उस विटामिन का नाम बताएं जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, तो यह है विटामिन सी है। विटामिन सी है, ये फलों में मिलेगा आपको, मांसाहारी में नहीं मिल सकता है। केसर मसाला बनाने के लिए पौधों का निम्न से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वर्तिगार स्टिग्मा जो होता है इसका उपयोग हम लोग करते हैं केसर बनाने के लिए। ठीक है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को आरंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी या सहचर्य होते हैं? तो शैवाल और कवक के होते हैं। बी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन लाइकेन केवल वहीं पर होते हैं जहाँ पर स्वच्छ वायु हो, सल्फर ना हो। लाइक एक इंडिकेटर स्पीसीज में भी आते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। सुमेलित करना। निवास ईसमपुर, डीडवाना, गुंडियाम का गुफा राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक से। तो निवास महाराष्ट्र में है, ईसमपुर कर्नाटक में, डीडवाना राजस्थान में, गुंडियाम का गुफा तमिलनाडु में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्न से किस हड़प्पा नगर के ऊपर दुर्ग और निचले शहर क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं?
यह है धौलावीरा। धौलावीरा है। जीवक चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया? तिरुक्क देवर के द्वारा लिखा गया है और बहुत बड़ा महाकाव्य इसको माना जाता है, जीवक चिंतामणि को। ठीक है। अगला सवाल है कि प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगति, उसके अध्यक्षों के बारे में पूछा गया है। यह तो आसान सवाल रहा होगा। प्रथम के महाकश्यप 483 ईसा पूर्व, द्वितीय के सर्वकामी 383 ईसा पूर्व, तीसरे के मुगलीपुत्र तिस 250 ईसा पूर्व और चतुर्थ के वसुमित्र, और यह ईसा के प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय में कश्मीर में हुआ था। परंपरा के अनुसार अलवार और नैनार की संख्या कितनी है? परंपराओं के अनुसार 12 अलवार संत हैं और 63 नैनार संत हैं। अलवार यानी कि भगवान विष्णु को भक्त और नैनार यानी कि भगवान शिव को मानने वाले। शैविज्म और ये वैष्णववाद इसको कहा जाता है। दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत सारे राह में रोड़े भी उत्पन्न किए, खूब लड़े भी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। लेकिन मूल उद्देश्य था अपने अपने धर्मों का प्रचार करना, अपने अपने संप्रदाय का प्रचार करना। ठीक है। अर्थशास्त्र में यथा निर्धारित निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप राजा के दैनिक श्रम सारणी का हिस्सा नहीं था? तो राजस्व को नकदी में प्राप्त करना, इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक समन्वय सम्मिलन के बारे में कहता है? तो यह है 12वां शिलालेख है जिसमें धार्मिक समन्वय के पक्ष में स्पष्ट मत प्रस्तुत करता है। कहा गया है कि 12वां शिलालेख उल्लेख करता है कि सभी मतों की जड़ तत्व में वृद्धि होनी चाहिए क्योंकि उनका मूल तत्व सत्य एक ही है। सभी धर्मों का मूल तत्व जो है वो एक ही है, करुणा और दया, ऐसा सम्राट अशोक का मानना था। तो इसका आंसर बी हो जाए। अगला सवाल है, निम्न से कौन भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो बहुफसलीय योजना यह भूमि सुधार का हिस्सा नहीं था, बाकी ये तीनों भू सुधार के लिए लागू किए गए थे। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य कौन नहीं है? तो साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी लोगों को भोजन उपलब्ध कराना, बीज उत्पन्न करवाना, सुधारित उत्पादन तकनीक का निर्देश देना, फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्न से कौन प्रभावी कारण है? तो ग्रामीण निर्धनता, इसका आंसर ए हो जाएगा। ग्रामीण जनसंख्या का निर्धन होना भारत में कृषि विकास के लिए, गति के लिए एक सबसे प्रमुख कारण है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। NCERT का अध्ययन करेंगे तो ये सब फैक्ट आपको मिल जाएगा, वहीं पर इस प्रकार के कारण लिखे हुए आपको मिलते हैं। सुनहरा चावल प्रचुरता सृजित की गई है, किसके प्रचुरता होती है इसमें भाई? तो इसमें विटामिन ए की प्रचुरता होती है। सुनहरा चावल विटामिन ए की प्रचुरता होती है। निम्न से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम आरंभ किया गया? 2008 में शुरू किया गया था इसको। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट जो है यह हैदराबाद में स्थित है। 1976 में इसकी स्थापना की गई थी और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1950 में की गई थी। अगला सवाल है कि महारत्न कंपनी और मुख्यालय में कौन गलत है? ONGC देहरादून, BPCL मुंबई, IOC जामनगर, CIL कोलकाता। IOC का मुख्यालय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का दिल्ली में है, ना कि जामनगर में। जामनगर में तेल निकालने का जरूर है लेकिन वहाँ पर इसका मुख्यालय नहीं है। निम्न से कौन सा उपकरण फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत जनित्र जो होता है, इलेक्ट्रिक जो जनरेटर होता है, वो फैराडे के सिद्धांत पर ही काम करता है। ओके। निम्न में से किस फसल में गुणसूत्रों की न्यूनतम संख्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मटर में। फसल गुणसूत्रों की संख्या टमाटर 24, मक्का 20, मटर 14, प्याज 16 हो जाएगा। 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 0.27 किलोग्राम कार्बन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को 0.27 किलोग्राम कार्बन के रूप में व्यक्त किया जाता है। केरल में गुरुवायूर सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो 1931 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। कौन सा गलत सुमेलित है? रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश, पवना आंदोलन बंगाल, बारदोली सत्याग्रह महाराष्ट्र, खेरा सत्याग्रह गुजरात। तो बारदोली सत्याग्रह महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। वित्तीय निवेश की बोलचाल में मंदरिया बिक्री शब्द किसे द्योतित करता है? तो वह निवेशक जो महसूस करता है किसी भी विशेष प्रतिभूति कीमत गिरने जा रही है उसको मंदोरिया कहते हैं। आपने अगर वेब सीरीज़ देखा होगा
हर्षद मेहता वाला, तो उसमें भी मंदोरिया और तिजोरिया दिखाते हैं। एक जो स्टॉक के ऊपर चढ़ने से पैसा बनाते हैं, जो हमेशा उत्साहित रहता है, एक जो हमेशा स्टॉक के गिरने की संभावना व्यक्त कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न सत्य कथनों पर विचार कीजिए। निजी क्षेत्र का पहला बैंक सिटी यूनियन बैंक है, जिसकी स्थापना 1901 में की गई। 2003 में नेडूगंडी बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय किया गया था। तो बीओबी के साथ इसका विलय नहीं हुआ था, बल्कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुआ था, इसलिए डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। दोनों ही गलत है। नेडूगंडी बैंक भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक था, जिसकी स्थापना राव बहादुर टीएस द्वारा 1933 में की गई थी, और 2000 टीएम द्वारा 1933 में 2002 में इसका विलय पीएनबी में कर दिया गया था। सिटी यूनियन बैंक निजी क्षेत्र का दूसरा बैंक है, न कि पहला। किस व्यक्तित्व ने अनवरत योजना का प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल द्वारा किया गया था, और इनकी पुस्तक का भी नाम है एशियन ड्रामा। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो केंद्रीय वित्त सचिव के होते हैं। केंद्रीय वित्त सचिव के होते हैं। अगर आईएएस अफसर बनते हैं और वित्त मंत्रालय में सचिव बन जाते हैं, तो आपका भी इस पर हस्ताक्षर हो सकता है। लेकिन अगर आपकी उम्र 30 वर्ष हो चुकी है या 28-29 साल से ज़्यादा हो चुकी है और आप अभी तक सेलेक्ट नहीं हुए हैं यूपीएससी के लिए, तब तो आप कभी सचिव शायद ही बन पाएंगे, क्योंकि सचिव के लिए बहुत लंबा कैरियर होना चाहिए। जो फ्रेश सेलेक्ट हो जाते हैं ग्रेजुएशन के तुरंत बाद, मैक्सिमम चांस वही होता है कि वही लोग सचिव स्तर तक पहुंचते हैं। बाकी सोर्स पर भी अगर लग जाए तो कोई भी बन सकता है। भारतीय करेंसी नोट के पिछले भाग में कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? 15 भाषाएं होती है। सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है? तो कोबालमीन। कोबालमीन जो है विटामिन B12, यह जल में घुलनशील है 3 वसा में। अन्य 3 जो है कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, और कौन सा है? तो फाइटोनेडियान। क्या बोला गया? फाइटोनाडियान। ये तीनों के तीनों जो हैं यह वसा में घुलनशील होते हैं, न कि जल में। भारतीय शाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रांची में। इसका आंसर सी हो जाएगा। पशुओं से होने वाले निम्न से कौन सा रोग दूषित भोजन के कारण से होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, जकरा रोग जो है यह दूषित भोजन के कारण से होता है। पोकनी वायरस, गिल्टी रोग, जीवाणु, जकरा रोग दूषित भोजन, और गिल राट यह कवक के कारण से होता है। एक और है खुरपका मुंहपका। खुरपका मुंहपका, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। यह बीमारी बहुत ख़तरनाक होती है। इसके कारण से बहुत सारे जीव जंतुओं की मृत्यु हुई थी कुछ साल पहले ही, और हमारे मांस एक्सपोर्ट पर भी कई सारे देशों ने बैन लगा दिया था कि हम आपसे नहीं खरीदेंगे। तो ये जो है यह वायरस के कारण से होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। खुरपका मुंहपका। और बोवाइन जो होते हैं उनको ज़्यादा प्रभावित करता है यह। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने निम्न से किसकी खोज की थी? तो डायोड बल्ब की। इसका आंसर सी हो जाएगा, डायोड बल्ब की खोज की थी। डायोड तो देखा होगा आपने। अगला सवाल है कि इक्ता, जागीर, अमरम, मोकस, मराठे, दिल्ली के सुल्तान, मुगल और विजयनगर। तो मोकस हो जाएगा कौन? तो मोकस, मोकस, मौ से मराठे। इक्ता कौन सा हो जाएगा? इक्ता तो दिल्ली सुल्तानों में थे, इक्तादार बनाए जाते थे। जागीर तो जागीरदार मुगल में थे। अमरम तो ये विजयनगर में हुआ करते थे। बहुत आसान सवाल, कॉमन सेंस का उपयोग कीजिए, आसानी से हल कर लेंगे आप। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों से किसी एक की प्रजा धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसे जगत गुरु कहकर पुकारती थी? और ये अद्भुत सवाल है, आपकी आंखें खोलने वाला सवाल है। ये किसका है? कौन है भाई? कौन है ये? तो यह अद्भुत शासक था जिसका नाम था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। बीजापुर के आदिल शाही वंश का महानतम शासक है। उदार दृष्टिकोण और धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उनकी प्रजा उसे जगत गुरु तथा महबूब बाबा के उपाधि से सम्मानित करती थी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 4 दिन की जिंदगी है, वो भी नफरत में ही गुजार देनी है। सी इसका आंसर हो जाएगा। महाराजा रंजीत सिंह, सवाल नहीं है, थोड़ा सा आगे भी देख लीजिए। महाराजा रंजीत सिंह शेर पंजाब, और पता ही आपको सिख साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली शासक। उनकी एक ही आँख थी, एक आँख उनका खराब था। तो उन्होंने बोला कि ईश्वर ने मुझे एक आँख इसीलिए मुझसे छीन लिया क्योंकि मैं सारी प्रजा को एक ही मत के साथ में देख सकूं, एक ही नज़र के साथ में, एक ही दृष्टिकोण के साथ में देख सकूं। तो जीवन के प्रति आपका नज़रिया ये किताबों में नहीं होता है,
यह आपके अंदर की अनुभूति होती है, आपका अपना डिसीजन होता है कि आप जीवन को किस नज़रिए में आगे ले जाना चाहते हैं। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। और यह जो सवाल है यह यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है। यूपीपीएससी का हिस्ट्री का क्वेश्चन सबसे खतरनाक होता है पृथ्वी पर। कौन सा एक गलत सुमेलित है? औरंगजेब एडवर्ड टेरी जो है यह गलत है। अकबर रॉल्फ फिच सही है। जहांगीर सर थॉमस रो सही है। शाहजहां पीटर मुंडी सही है। यूपीपीएससी मैंने इसलिए ख़तरनाक बोला है क्योंकि वो सवाल पता नहीं कहाँ से लाते हैं और रिपीटेड सवाल भी जल्दी नहीं पूछते हैं। और मध्यकाल और बहमनी, विजयनगर, ये जो छुपे हुए हिस्ट्री होते हैं ना, यहाँ से अजीबोगरीब नाम ढूंढ ढूंढ के ला के पूछते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ख़ास तौर से 2019 के पश्चात का जो यूपीपीएससी का पैटर्न है उसको देखिएगा, उसके हिस्ट्री के क्वेश्चन खतरनाक स्तर के रहते हैं। एडवर्ड टेरी सर थॉमस रो का पादरी था। वह थॉमस रो के साथ जहांगीर के काल में भारत आया था। कन्नौज की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई। तो 4, 2, 1, 3 इसका आंसर हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। खानवा की लड़ाई तो बाबर और किसके बीच में? तो राणा सांगा के बीच में। पानीपत की तीसरी लड़ाई तो 1761 मराठे और अफगान के बीच में। पानीपत की और तीसरी लड़ाई हो गई भाई। कन्नौज की लड़ाई रह गया, तो कन्नौज की लड़ाई 17 मई 1540 ईस्वी को लड़ा गया था जब शेर शाह सूरी और लड़ रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। अबुल फजल जियाउद्दीन बर्नी, अब्दुल हमीद लाहौरी, खफी खां, तारीख़ फ़िरोज़शाही, अकबरनामा, बादशाहनामा, मुंतखब उल लुबाब, ये किताबों के नाम है गुरु। तो इसका ज़रा मैच कीजिए। अबुल फजल का किससे हो जाएगा? तो इसने अकबरनामा नामक किताब लिखी थी। बर्नी ने तारीख़ फ़िरोज़शाही लिखी थी। बर्नी पैसे के लिए तरसा हुआ आदमी था। बिल्कुल सही सुन रहे आप, मतलब कि इतना नितांत गरीब था, कोई बोलता था कुछ भी लिखने को लिख देता था, पैसे मिलने चाहिए बस। अब्दुल हामिद लाहौरी बादशाहनामा और खफी खां मुंतखब उल लुबाब, ये इन्होंने लिखा है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। और ऐसे लोभी लोगों की किताब पढ़कर हम इतिहास लिखने की कोशिश करते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, इतिहासकारों ने ही इसके बारे में बोला है। नितांत गरीब फकीर टाइप का था, इसके पास कुछ नहीं था, कहीं से कुछ भी नहीं मिलता था, इसीलिए जैसे तैसे गुजारा करता था। किताब लिख करके राजा को खुश करके अपना गुजारा चलाता था। निजाम शाही, कुतुब शाही, इमाद शाही, आदिल शाही। अब आपको मैच करना है गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बरार। तो निजाम शाही अहमदनगर, कुतुब शाही गोलकुंडा, इमाद शाही बरार और आदिल शाही वंश बीजापुर मैच हो जाएगा। अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तो डी हो जाएगा। सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। ऐसा कई सारे लोग मानते हैं कि तबला एवं सितार दोनों वाद्य यंत्र का आविष्कार इसने किया था। ऐसा कई सारे लोग मानते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। निम्न युग्म से कौन सा गलत सुमेलित है? लैक्टोज फलों का मीठा होना, यह यहाँ पर गलत है। फलों मीठे स्वाद के कारण लैक्टोज होता है, अन्य सभी सुमेलित हैं। फ्रक्टोज जो है वो फलों को मीठा करता है, लैक्टोज नहीं होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में एरर है। फ्रक्टोज जो है वो फलों को मीठा करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। फ्रक्टोज होगा, लैक्टोज नहीं होगा। जलों को जीवाणु मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इन तीनों का ही, क्लोराइन डाइऑक्साइड का भी, ओजोन का भी और क्लोरामीन का भी उपयोग किया जाता है। उपयुक्त में से कौन दांतों और हड्डियों के निर्माण के लिए मजबूती के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1, 2, 4। अर्थात आयोडीन तो थायराइड के लिए चाहिए होता है, थायराइड जो हार्मोन निकलता है उसके लिए चाहिए होता है। बाकी ये तीनों जो हैं, ये कैल्शियम और फ्लोरीन और फॉस्फोरस, ये हमारे हड्डियों और दांतों के लिए चाहिए होता है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के निर्माण में उपयोगी होती है। घेघा रोग के लिए चाहिए होता है, कम करने के लिए। निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है? निम्न कथन में से कूट का प्रयोग करें, सही कथन को पहचानें। मैत्री पाइपलाइन योजना भारत बांग्लादेश की सीमा पर पहली ऊर्जा पाइपलाइन है। इस परियोजना कुल अनुमानित निर्माण लागत राशि लगभग 25 करोड़ रुपए है। इस पाइपलाइन के माध्यम से प्रतिवर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन हाई स्पीड डीजल भेजा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। 377 करोड़ रुपए का अनुमानित लागत से बन रहा है। कॉमन सेंस 25 करोड़ में कोई पाइपलाइन का प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट हो सकता है 2 देशों के बीच में, है ना। अगला सवाल है, अजीतनाथ, शांतिनाथ, अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ, हिरन, हाथी, सर्प और शंख, ये आपसे पूछा गया है कि इनमें से
तो मैच करना है कौन सा किसका प्रतीक चिन्ह है। तो अजीतनाथ जी का हाथी है, शांतिनाथ जी का हिरण है, अरिष्टनेमी जी का शंख है और पार्श्वनाथ जी का सर्प है। अरिष्टनेमी और ऋषभदेव दो ऐसे संत हैं जिनकी चर्चा ऋग्वेद में भी हमें मिलती है। निम्न से किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया था, तो ये विश्वामित्र हैं। और तृतीय मंडल इन्होंने ही लिखा है, ऋग्वेद का तीसरा अध्याय इन्होंने ही लिखा है और इसी अध्याय में हमें गायत्री मंत्र भी मिलता है। पंच सिद्धांतिका किसकी रचना है, तो वाराह मिहिर की रचना है। भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे ये। खगोल विज्ञान जो है, खगोल विज्ञान एस्ट्रोलॉजी जिसको कहा जाता है, जो ज्योतिष शास्त्र होता है वो बिना गणित के नहीं हो पाता है, बिना गणित के ये संभव ही नहीं है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं इसमें, तो इस गणित के कारण खगोल शास्त्र होता है। और खगोल शास्त्र से कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि गणित का जन्म हुआ होगा, उसको प्रोन्नति मिली होगी, गणित को खगोल शास्त्र ने समृद्ध किया होगा। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में निम्न से कौन सिक्कों के प्रचलन के लिए उत्तरदायी था, तो लक्षणाध्यक्ष जो था ये सिक्कों के प्रचलन के लिए उत्तरदायी था। सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है, तो तोल्काप्पियम हो जाएगा। तोल्काप्पियर ने इसकी रचना की थी। द्वितीय संगम का एकमात्र सुरक्षित ग्रंथ यही है। सीरिया के सम्राट के दूत के रूप में बिंदुसार के राज दरबार में डायमेकस आया था। डायमेकस शासक का नाम एंटिओकस प्रथम था। निम्न से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था, तो सुश्रुत हैं जिनको जाना जाता था आयुर्वेद के लिए। आज भी सुश्रुत संहिता पढ़ाया जाता है आयुर्वेद के बच्चों को। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा रूपक कहा जाता था। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। दीनार सोने के होते थे, पन तांबे के और करसापन जो होते थे ये चांदी व तांबे के सिक्के होते थे। नचिकेत और यम के बीच में सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है, कठोपनिषद में है। इसका आंसर सी हो जाएगा। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, तो नागसेन के बीच में है। नागसेन और राजा मिलिंद के बीच में संवाद है। इसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। ये बेसिक से सवाल पूछते हैं नागसेन से कि बौद्ध धर्म क्या है, इसका दर्शन क्या है, उसी के बारे में यह पूरी किताब जानकारी है। निम्न से किस एक राज्यादेश में अशोक व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, तो मास्की का उल्लेख मिलता है। मास्करी गुजरा नेटूर उडनगोलम में मिलता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न से कौन सा प्राचीन भारतीय व्यापारियों का निगम था, तो मणिग्राम जो था प्राचीन भारतीयों का निगम था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अशोक के प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताता है, उनमें सम्मिलित है कौन सा, तो दूसरा और 13वां है। अशोक के दूसरा और 13वें शिलालेख में हमें संगम राज्य, चोल, चेर, पांड एवं सतीय पुत्र के बारे में जानकारी मिलती है। मृच्छकटिकम शूद्रक, बुद्धचरित वसुबंध और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त और हर्षचरित वानभट्ट। पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित है, 1, 3, 4 हो जाएगा। 1, 3, 4 हो जाएगा। बुद्ध जो चरित है अश्वघोष की रचना है, वसुबंधु की नहीं है। तो बुद्धचरित अश्वघोष ने लिखा है। इसका 1, 3, 4 हो जाएगा। मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। एक गरीब ब्राह्मण और एक वैश्या की कहानी है यह मृच्छकटिकम। इसका आंसर बी हो जाएगा। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत का पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था, तो नंद वंश का शासन था। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, तो यह है शाहगौरा ताम्रपत्र में मिलता है हमें। अशोक का आदेश था यह। चोल राजाओं ने किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी, वर्तमान के श्रीलंका पर, तो राजेंद्र ने विजय प्राप्त की थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोका था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी, तो दंती दुर्ग ने रखी थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत एवं दर्शन है, तो जैन मत का दर्शन है अनेकांतवाद। बड़ा ही अद्भुत दर्शन इसको माना जाता है। कोई चीज़ है, कोई चीज़ नहीं है, है भी और नहीं भी है किंतु कहा नहीं जा सकता लेकिन नहीं है
है लेकिन कहा भी जा सकता है। इस प्रकार का यह सिद्धांत है। जैन मत का 7 रूप में व्यक्त किया गया है, इसीलिए इसको अनेकांतवाद कहा जाता है, सप्तभंगी भी कहा जाता है और स्यादवाद भी इसी को कहा जाता है। जैनिज्म फिलॉसफी के मामले में दुनिया का सबसे समृद्ध धर्म माना जाता है, दर्शन के मामले में सबसे समृद्ध माना जाता है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन से हैं? तो बी हो जाएगा 1, 2, 3। या लोकतांत्रिक है, संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यही इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान की सर्वोच्चता है भारत में। न्यायिक पूर्णावलोकन, न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना देश के संविधान से ली गई है। किस देश के संविधान से? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय को उपबंध किसमें किया गया है? तो उद्देशिका और नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा एक भारत के संविधान को उद्देशिका में शामिल नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। स्वतंत्रता कौन कौन सी है? तो 5 प्रकार की है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 की भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो भारत संप्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन चुका था। संप्रभु संपन्न इसलिए क्योंकि हमारे देश का संविधान भी लागू हो चुका था। पाकिस्तान 1955 तक डोमिनेंट स्टेटस वाला देश रहा है। भारतीय संविधान में 6वीं अनुसूची किस समिति की सिफारिश से संविधान में जोड़ा गया? तो बारदौली समिति की सिफारिश से जोड़ा गया। गोपीनाथ बारदौली समिति की सिफारिश पर 6ठी अनुसूची जोड़ा गया। इस अनुसूची में विशेषतः ATMM की बात होती है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की बात होती है। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद, अनुसूची थे? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। 9वां में भू सुधार जोड़ा गया, 10वां में दल बदल है और 11वें 12वें में नगर पालिका और पंचायतों की बात की गई है। निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित है? महाधिवक्ता अनुच्छेद 265, भारत का निर्वाचन आयोग 324, संघीय लोक सेवा आयोग 332, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 218। इसका आंसर क्या हो? बी इसका आंसर हो जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग 324, निर्वाचन आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग 315, सर्वोच्च न्यायालय 124 हो जाएगा। अनुच्छेद 61, 67, 94 और 90 प्रावधान आपको मैच करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, 67 ख में उपराष्ट्रपति को हटाना, 94 स्पीकर को हटाना, 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो 241 में किया गया है। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान किस सूची में सम्मिलित है? तो समवर्ती सूची में है। निम्न से कौन सा सही सुमेलित है? तो सी हो जाएगा। नहीं है 371 गौ मेघालय नहीं बल्कि मणिपुर से संबंधित है, इसीलिए गलत हो जाएगा। बाकी तीनों सही है। ये विशेष प्रावधान जो अलग अलग राज्यों के लिए किया गया है उसके बारे में है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1976 में निम्नलिखित विषयों को राज्य सूची समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो किसको किया गया था? तो इन चारों को ही किया गया था। शिक्षा, वन, पक्षियों का संरक्षण, माप तौल, ये चारों पहले राज्य सूची थे, इसको समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत वंशानुगत शासन नहीं है, राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तरीके से। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा जेपी ने दिया था कि अलग अलग व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे और वो जीत करके पहुंचेंगे सदन में और वहाँ पर वो किसी एक को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। अगला रीजनिंग का सवाल है 2। मोतियाबिंद जिस प्रकार के आँख से संबंधित है उसी प्रकार निमोनिया किससे संबंधित है? तो फेफड़े से संबंधित है। ये यहाँ पर रीजनिंग का सवाल है। ये भी रीजनिंग है, ये भी रीजनिंग है। ये सारे रीजनिंग के सवाल हैं, हल कीजिएगा इसको अच्छे से। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, कौन सी है? तो INS अरिहंत है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना और जो रिएक्शन है उसको बैलेंस रखना। शिशु का पितृत्व ज्ञात करने के लिए निम्न से एक तकनीक उपयोग होता है। तो इसके लिए हम DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक उपयोग करते हैं। शिशु और पिता के DNA में कुछ समानताएं पाई जाती है, इससे उसके पिता का निर्धारण हो सकता है।
कपास के कीट रोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग विधि द्वारा एक जीन को निर्मित किया गया, जो लिया गया कहाँ से? इसको हमने लिया कहाँ से? जीवाणु से लिया है। बीटी कॉटन एक ट्रांसजेनिक फसल है जिसमें बैक्टीरिया बैसिलस थुराजिनेसिस का जीन कपास में डाला गया। इसके फलस्वरूप बीटी कॉटन एक पीड़क रहित फसल बन गया और इसके पश्चात से उत्पादन भी बढ़ा। डीएनए की निम्न से किस विशेषता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक सूचना संग्रहण करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया? तो द्विकुंडलीय संरचना ने उसको इसके का लायक बनाया है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। डबल हेलिक्स मॉडल इसको कहा जाता है। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा डी, म्यांमार सम्मिलित नहीं है। भारत, मालदीव और श्रीलंका ने इसमें भाग लिया। इनमें से किन्हें आनुवांशिक इंजीनियरिंग का जनक माना जाता है? तो पॉलबर्ग को माना जाता है, पॉलबर्ग को माना जाता है। स्वर्णिम तंतु किसे निर्दिष्ट करता है? तो जूट को निर्दिष्ट करता है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा पत्रों का प्रयोग कर शल्य चिकित्सा, नाजुक शल्य चिकित्सा कर सकते हैं, इस तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोबोटिक्स इसको कहा जाता है। अगला सवाल है कि आनुवांशिक परिरक्षण जेनेटिक स्क्रीनिंग क्या है? तो किसी मनुष्य में एक विशिष्ट जीन की उपस्थिति की जांच के लिए डीएनए का विश्लेषण को ही जेनेटिक स्क्रीनिंग कहा जाता है। निम्न से कौन से संतति के आनुवांशिक पदार्थ में विभिन्नता का एक कारक है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, लैंगिक जनन और उत्परिवर्तन। भारतीय अनुसंधान केंद्र हिमाद्री, तो यह आर्कटिक में स्थित है, सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने 1872 में अशोक के रामपूर्वा अभिलेख की खोज की थी? ए कार्लाइल ने खोज की थी इसका आंसर ए हो जाएगा। गढ़मुक्तेश्वर से प्राप्त अभिलेख में निम्न में से किसने स्वयं को खलीफा का सहायक बताया है? तो गयासुद्दीन बलबन ने बताया हुआ है। सुर्रा रोग निम्नलिखित में किसके कारण से होता है? तो टेबनस मक्खी के कारण के होता है यह रोग। दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर दिए गए नगरों का सही स्थितिक्रम क्या होगा? ये इस बार इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया युद्ध लड़ रहे हैं। तो जिससे बैंकॉक, हनोई, जकार्ता, सिंगापुर में आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जाना है तो जकार्ता सबसे नीचे से ये इंडोनेशिया, फिर सिंगापुर, फिर बैंकॉक, फिर हनोई आ जाएगा। हनोई वियतनाम हो गया। भूमध्य सागर निम्न से किन देशों की सीमा बनाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 3 और 4, लेबनान और सीरिया हो जाएगा। अजमान संयुक्त अरब अमीरात में से एक है। रस अल खमैया संयुक्त अरब अमीरात में जुड़ने वाला अंतिम शेष राज्य था। तो ये दोनों को दोनों सही हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से किस किस देश में होकर के मकर रेखा गुजरती है? तो सारे ही हो जाएंगे यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अवलवन जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अवलवन जल का सबसे अधिक भाग कहाँ पर है? तो भूमिगत जल के रूप में सबसे ज़्यादा जल है। 3% जल अवलवनीय है, जिसमें से लगभग 70% अवलवन जल, 3% ही मीठा है, बाकी सारा लवणीय है। बाकी 70% अवलवनीय जल बर्फ़ में रहता है ग्लेशियर के रूप में, 30% भूमि के रूप में रहते हैं। बाकी जो बच गए वो कहाँ पर रहते हैं? कुछ ही परसेंटेज में, तो नदी और ह्यूमिडिटी ये सब में जो जल आपको दिखता है वो बाकी के जल हैं। निम्न द्वीपों के युग्मों से कौन 10 डिग्री चैनल द्वारा पर से पृथक होता है? तो अंडमान और निकोबार है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अफ्रीकी महाद्वीप के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है, बी आंसर हो जाएगा। जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, ब्राज़ील, बोडो, सेमांग, आइन्यू और इंका था जनजातियों के बारे में पूछा गया है। तो 3, 4, 2, 1 हो जाएगा। जापान में आइन्यू जनजाति, दक्षिण अफ्रीका में इंका था, मलेशिया में सेमांग और ब्राज़ील में बोडो जनजाति रहते हैं। नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पति को हेलोफाइट्स कहा जाता है। निम्न देशों की तट रेखा को बढ़ते क्रम में सजाएं। किसका तट रेखा सबसे ज़्यादा बड़ा है, किसका कम? कॉमन सेंस लगाइए। फिलीपींस जो है द्वीपीय देश है, इसका सबसे बड़ा तटीय रेखा है, फिर जापान का, फिर यूएसए का, फिर न्यूजीलैंड का, फिर चीन का। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इस पेपर में आपके 85 से लेकर के और 90 के बीच में भी आ रहा है, तो सही मार्क्स हैं आपके। इसका कट ऑफ इसीलिए कम किया क्योंकि कुछ अच्छे प्रकार के सवाल थे और शानदार सवाल थे। यकीन मानिएगा, आप दूसरे टेस्ट से भी मैच करके देख सकते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही संयमित टेस्ट होता है। एक तरफा नहीं होता है जिससे बच्चे डर जाएं, और ना ही इतना आसान होता है कि आप आसानी से कर जाएंगे। दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है, लेकिन मैक्सिमम सवाल ऐसे होते हैं जो कहीं न कहीं आपने पढ़ा होता है। हाँ, 20 से 25 सवाल ऐसे होते हैं
जो आपको टच नहीं करना चाहिए उसको हमेशा इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच आप सभी का।